नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों बाद आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए आए हैं पढ़ने के लिए। चलिए, भौतिक विज्ञान में पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले आप क्लास में भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा था कि जब प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध और प्रेरकत्व सीरीज में लगे हों या प्रतिरोध और कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेरकत्व में धारा जो है वोल्टेज से 90 अंश पक्षगामी होता है और संधारित्र में धारा जो है वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है, जबकि प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। ये तो आप जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब सीरीज में संधारित्र और प्रेरकत्व लगा हो, सीरीज में संधारित्र और प्रेरकत्व लगा हो, तो उसके लिए जरा हम लोग देखेंगे कि जब सीरीज में संधारित्र और प्रेरकत्व लग गया हो, अर्थात आप ऐसे समझिए कि सीरीज में संधारित्र है और प्रेरकत्व है, ये ठीक है, और इसमें एसी करंट दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जोड़ा जाता है। तो जब कि आप जानते हैं कि C संधारित्र की धारिता ये C है और इसका प्रेरकत्व तो L हेनरी है, C फैराड है। अब देखिए कि संधारित्र और प्रेरकत्व के लिए आप तो प्रेरकत्व और संधारित्र में आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है संधारित्र स्टोर एनर्जी करता है, फिर उसको रिलीज करता है, और प्रेरकत्व जो है उसे ही एक्सेप्ट करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज के लिए तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, क्यों, तो इन दोनों का वोल्टेज, संधारित्र का वोल्टेज और प्रेरकत्व का वोल्टेज, इन दोनों का वोल्टेज के विषय में हम लोग जानते हैं कि संधारित्र के लिए आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। Q अपान क्या होता है, V होता है, यही तो होता है। और आप जानते हैं कि C बराबर Q अपान V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C होगा, Q अपान C हो जाएगा। अच्छा, प्रेरकत्व के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेरकत्व हेनरी, तो इसमें V जो हो जाएगा L और di/dt होगा, यही तो आप जानते हैं ना। अब देखिए कि इसके लिए ये V2 है और इसके लिए V1, तो V2 और V1 सपोज दैट V1 और V2 अगर इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में अगर जोड़ दें, इसमें कोई वो न लगाए बल्कि सीरीज में सिर्फ जोड़ दिया जाए, और ये चार्ज है, तो जब ये चार्ज है तो ये डिस्चार्ज होगा, तो ये दोनों मिलकर अर्थात V1 प्लस V2 ये क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पर Q अपान C प्लस L इंटू di/dt ये क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। फेजर की विधि से आप जानते हैं कि उसमें आप C के लिए जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो धारा, क्योंकि धारा तो समान कला में होगा, धारा क्या होगा, दोनों में ही समान कला में है। इसमें ये जो इसमें वोल्टेज जो होगा, ये संधारित्र में इसमें वोल्टेज 90 अंश पक्षगामी होगा और इसमें 90 अंश अग्रगामी होगा वोल्टेज। तो जो VL होगा, VL VC से, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में होंगे। ये 90 अंश अग्रगामी, यानी आप अगर फेजर विधि से आप इसमें सॉल्व करेंगे तो ये I से हम क्या लिखेंगे, I से VL, ठीक है, I से VL 90 अंश अग्रगामी होगा। क्या होगा, अग्रगामी, जैसा कि बताया गया था। जबकि I से VC जो होगा 90 अंश पक्षगामी होगा। क्या होगा, 90 अंश पक्षगामी। तो जब 90 अंश पक्षगामी है और 90 अंश अग्रगामी है,
इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि अगर VC इधर की तरफ है तो VL इधर की तरफ है, और इनके बीच का जो एंगल है ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, यदि सपोज दैट VC बड़ा है VL से, इस कंडीशन में तो VC यानी V बराबर VC माइनस VL लिखेंगे, और दूसरा यदि VC जो है छोटा हो जाए और VL बड़ा हो जाए उस कंडीशन में तो VL माइनस VC हो जाएगा। क्यों? तो ये V होगा, यहाँ पर ये V होगा। अब सवाल ये है कि VC VL और ये V है, यहाँ पर जो ये V है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखा जाएगा Z V। तो V बराबर क्या होता है, तो I R, तो यहाँ पर I इंटू Z लिख देते हैं, I इंटू Z, यहाँ पर I इंटू XC और यहाँ पर I इंटू XL। अब देखिए कि I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो Z बराबर हो जाएगा XC माइनस XL, यही तो हम लिखेंगे, XC माइनस XL, ये हो गया Z बराबर। अब यहाँ से भी हम निकालेंगे तो ये XL माइनस XC हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालें तो I इंटू Z बराबर I इंटू XL माइनस I इंटू XC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर Z बराबर हो जाएगा XL माइनस XC, तो हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जरा लिख लीजिए, ये पहले इसको लिख लीजिए, ये फेजर विधि से, ठीक है। उसके बाद हम इसको बताते हैं। अभी पहले ये लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। I से VL जो है 90 अंश अग्रगामी होगा, I से VC जो है 90 अंश पश्चगामी होगा, और संधारित्र तथा प्रेरकत्व में I समान कला में होगा। दोनों में समान कला में है क्योंकि एक ही करंट फ्लो होगा। इस कंडीशन में, और ये लिख लीजिए, दोनों शर्त है, पहला शर्त ये, दूसरा शर्त ये। हो गया? लिख लिया आपने? चलिए अब यहाँ पर आइए, देखते हैं हम लोग कि हटा दें। दोलन की कला में जो होता है वो XC और XL क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी दोलन की कला में, दोलन की कला में, ठीक है, XC माइनस XL बराबर 0 होगा, क्योंकि Z 0 हो जाएगा, तो XC बराबर XL होगा। XC तो 1/ओमेगा C है, और XL को ओमेगा L लिखा जाता है, ओमेगा 0 कर दे तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, या ओमेगा 0 बराबर हो जाएगा √1/LC, या 1/√LC लिख देते हैं, 1/√LC, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है। दोलन की स्थिति में, दोलन की कला में, हो गया, दोलन की कला में। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, तो इस विधि से अगर हम लगाएं तो V1 प्लस V2 बराबर 0। अब यहाँ से QC प्लस L और DI/dt। अब जरा देखिए कि Q/C और प्लस, जैसे I आप जानते हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T। आप ये तो जानते हैं ना, Q/T, ठीक है। तो DI बराबर dQ/dt, dQ/dt, देखिए यहाँ dt है, और इस I के स्थान पर अगर हम ये रख दें तो L और D तो है ही, और यहाँ पर लिख दें क्या,
डी क्यू बाई डी टी और यहाँ पर ये डी टी बराबर 0। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि Q बाई सी प्लस L और ये D2Q अपान डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो इसको हम ऐसे लिखें कि ये D2Q अपान डी टी स्क्वायर बराबर ये प्लस Q अपान एल सी बराबर 0। अच्छा, यह जो समीकरण है, ये समीकरण ठीक जो आप आवर्तकाल का समीकरण लिखते हैं जब दोलन करता हुआ सरल रेखीय आवर्त गति होता है उसके लिए, तो आप क्या लिखते हैं, आप ये इंटरमीडिएट 11th में पढ़े होंगे, d2x अपान d2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। यही जहां पर ये ओमेगा 0 स्क्वायर होता है, यहाँ पर देखिए ठीक यह जो है, ये जो समीकरण है वो इसी तरह है, तो इससे तुलना कर दी जाए, इससे उपरोक्त समीकरण का तुलना करने पर ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 1 अपान एल सी। दिस इम्प्लाइज ओमेगा 0 बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी। अब देखिए ये यहाँ से आ गया, यहाँ से भी यही आया, दोनों जगह से यही है दोलन की स्थिति में, तो लिख लीजिए ये सेकेंड मेथड लिखिएगा, फर्स्ट मेथड में वो हमने बता दिया, सेकेंड मेथड जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए। हटा दिया जाए, चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर दोलन की स्थिति में आपने ओमेगा निकाला, अंडर रूट एल अपान सी आ गया, 1 अपान अंडर रूट एल इंटू सी। ठीक है, चलिए जब तीनों सीरीज में हो, दो का हमने देख लिया, किसका किसका देखा, जब प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो सीरीज में, जब प्रतिरोध और संधारित्र सीरीज में हो, तीसरा हमने देखा जब प्रेरकत्व और संधारित्र सीरीज में हो, तब भी हमने देखा कि दोलन की स्थिति में क्या है कि 1 अपान अंडर रूट एल सी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जब तीनों सीरीज में जोड़ दिए जाए, तीनों सीरीज में जोड़ दिए जाए तब, चलिए आइए हम लोग तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ दिया जाए तीनों को सीरीज में, तो ठीक है देखेंगे यहाँ पर ये है आपका प्रतिरोध, इसके बाद ये है कैपेसिटर और ये है संधारित्र प्रेरकत्व,
अब इनको जो है हमने जोड़ दिया, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया। अब देखेंगे कि जब ये सीरीज में जोड़ दिया गया है तो आप जैसा कि जानते हैं कि सीरीज में यदि प्रेरकत्व जोड़ दिए जाएं, धारिता जोड़ दिया जाए और प्रतिरोध जोड़ दिए जाए, तो ये तीनों ही जब जोड़ दिए जाते हैं उस कंडीशन में हमें तो पता है, क्या पता है आपको, कि इसमें ये जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है इसमें भी आर, चूंकि आई तो सभी में समान कला में होगा ना, एक ही आई तो इसमें प्रवाहित हो रहा है, क्यों, और ये भी आर है, यहाँ पर ये VC होगा, यहाँ पर ये VL होगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि धारा यानी जो VR होगा, ठीक है, जो VR होगा, VR, ठीक है, I VR तथा VR I के समान कला में होगा, I के समान कला में होगा, ठीक है। और VC जो है, VC I से 90 अंश पश्चगामी होगा, पश्चगामी, ठीक है। और VL जो है I से 90 अंश अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ये तो आपको पता है। अब अगर हम इसका फेजर बनाते हैं तो जरा देखिए कैसे हम बनाएंगे कि यानी सपोज दैट अगर हम ये कहें कि VC इधर है और VL इधर है, ये VL है और VL कम है, VC ज्यादा है, और ये है VR आपका, ठीक है, ये VR है, तो ये दोनों पे तो 90 अंश होगा, दोनों पर क्या है, 90 अंश है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है V, ठीक है, ये V है जो इसके साथ फाई कोण पर है, मान लेते हैं, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये होगा, यदि VL अधिक होगा तो VL अगर अधिक है VC से तो VL माइनस VC लिखेंगे, और अगर VC अधिक है VL से तो यहाँ पर हम लिखेंगे VC माइनस VL, ठीक है। कोई एक प्रोसेस को लेकर हम चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर V आएगा वो तो VR और ये VL VC, इसका मतलब ये है कि VR जो है, VR अर्थात VR VC व VL से 90 अंश के कलांतर पे होगा, 90 अंश के कला पर होगा, कलांतर पर है, ठीक है। तथा VC व VL एक दूसरे से 180 अंश के कला पर है। किस पर है, 180 अंश, क्योंकि अगर VL इधर है तो VC इधर है, क्योंकि एक 90 अंश अग्रगामी है धारा से और एक 90 अंश पश्चगामी है धारा से, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम जरा समझेंगे कि अब पहला कंडीशन हमने ये मान लिया कि यदि VC ग्रेटर देन VL है, इसलिए जो VC माइनस VL होगा, VC माइनस VL, ठीक है, VC माइनस VL VR से, किससे, VR से 90 अंश के कला पर होगा, क्लियर है। जो VC माइनस VL है वो VR से 90 अंश के कला पर होगा, कला पर है। इसलिए रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर V बराबर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट या V स्क्वायर बराबर, ठीक है, V स्क्वायर ही लिख देते हैं, तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, या VC माइनस VL लिखे हैं तो VC माइनस VL का स्क्वायर लिखेंगे। V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर v बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट क्या वी आर का स्क्वायर प्लस ये वी एल माइनस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। अब चलिए v के जगह पर हम लिख देते हैं क्या आई एम और x आई एम इंटू जेड, क्या लिख दें जेड। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम इंटू आर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर लिखेंगे आई एम इंटू एक्स सी का स्क्वायर और माइनस आई एम इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई बाहर ले लें तो जेड बराबर हो जाएगा क्या, तो जेड बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट जेड बराबर, तो जेड बराबर हम देखेंगे कि जेड बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया जेड आ गया, क्या आया जेड। अच्छा, हमें पता है कि अगर हम tan फाई निकालते हैं तो tan फाई निकालने के लिए tan फाई, तो tan फाई बराबर हो जाएगा tan फाई बराबर r अपान जेड। ठीक है, r अपान जेड, और z तो यही है, तो z का मान है ये, तो ये लिख देंगे r अपान अंडर रूट, और ये z के जगह पर ये लिखा जाए क्यों, तो r अपान z का मान है वी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए जरा लिख लीजिए जल्दी से, इन्हें लिख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर एक चीज ये था मिस हो गया कि जो यहाँ पे टाइम था, ये तो आर तो उस सीरीज में जब होता था उसके लिए लिखा जाता था ना, यहाँ पर क्या होगा कि जो ये आएगा ये वी सी माइनस वी, ये जो आएगा वो वी सी माइनस वी एल होगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, तो यहाँ पर है एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर। ठीक है, या वी सी माइनस वी एल अपान वी आर, तो एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर, ये tan फाई, तो इसके लिए लिख लीजिएगा ये tan फाई है, तो फाई बराबर हम निकाल सकते हैं, जल्दी से लिखिए, पूरा हमने लिख दिया। हो गया, अब देखिए यहाँ पर अनुनाद की स्थिति में क्या होगा कि अनुनाद की स्थिति में क्या होगा कि ये आवर्त गति करे ऐसे, तो इसकी स्थिति में क्या होगा कि ये एक्स सी माइनस एक्स एल जो यहाँ पर है एक्स सी माइनस एक्स एल 0 हो जाए, अर्थात अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर आर, और जेड बराबर आर तभी होगा जब एक्स सी माइनस एक्स एल बराबर 0। इसका मतलब ये है कि एक्स सी बराबर एक्स एल होगा, और जब ये है एक्स सी बराबर एक्स एल तो 1 अपान ओमेगा सी बराबर ओमेगा 0 एल, ये ओमेगा 0। इसका मतलब ये है कि ओमेगा 0 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 1 अपान एल सी, या
दिस इम्प्लाइज ओमेगा 0 बराबर अंडर रूट यानी 1/√LC। लिख लीजिए अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में हो गया। हो गया। अब आप देखिए इन सभी का इस्तेमाल अभी बहुत कुछ है प्रत्यावर्ती धारा में। ये तो हमने सीरीज में जोड़ा, समांतर में जोड़ेंगे, फिर सीरीज में जोड़ेंगे, किसी दो को समांतर में, एक को सीरीज में, तमाम ऐसे जोड़कर जो आप यहाँ अनुनाद देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो ये आवृत्ति आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, यह फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करेगा? तो प्रेरकत्व पर निर्भर करेगा और सी पर निर्भर करेगा, यानी संधारित्र पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि यहीं से दोलन जो दोलित होता है, जैसे जिस फ्रीक्वेंसी का हम रेडियो प्रसारण करते हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी का हम वहां से तरंग छोड़ते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए संधारित्र की धारिता को कम या अधिक किया जाता है। संधारित्र की धारिता को कम या अधिक करके और उस फ्रीक्वेंसी को मिलाकर और उतना ही फ्रीक्वेंसी का तरंग हम जनरेट करके उनकी ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, उनकी ध्वनि को क्या करते हैं? सुनते हैं। या फिर किसी भी इमेज, जैसे हमारा इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसका भी इमेज, ये भी इमेज है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी आप पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो चुंबकीय तरंग जो है ये इसी तरंग है, तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी है, ये भी तो आवर्त काल है, इसका फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे कोई भी लाइट है, तो लाइट का भी एक तरंग होता है, तो ये तरंग, ये इसकी आवृत्ति हम जब मिलान कर लेते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी का जब हम तरंग जनरेट करते हैं, तब हमें वही चित्र दिखाई देता है जो चित्र हम रिसीव किए थे। इसीलिए इसी की वजह से जो है आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों में छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, उसमें डायोड होता है, ट्रायोड होता है, ट्रांजैक्शन होता है, रेजिस्टेंस होता है। जो आप प्लेट देखते हैं, उस प्लेट में सीरीज में जोड़े जाते हैं, तो कहीं समांतर में जोड़े जाते हैं, फिर सीरीज समांतर करके, यानी इस प्रकार उसको बनाया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है उतना फ्रीक्वेंसी हम यहाँ रिसीव करके जनरेट कर सके। जहां से रिसीव करके छोड़ा जाता है सेम उतना ही फ्रीक्वेंसी हम बना लें, तभी चित्र दिखाई देगा, अन्यथा चित्र नहीं दिखाई देगा और ना ही आवाज सुनाई देगा। जो हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। आप रेडियो से जब आप सुनते हैं तो स्टेशन पकड़ाते हैं, तो जो आप स्टेशन पकड़ाने के लिए घुमाते हो वो भी क्या होता है? कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर की धारिता को हम बदलते हैं, धारिता को ही घटाते अथवा बढ़ाते हैं, तो उसमें प्लेट लगे होते हैं, तो प्लेट के क्षेत्रफल को कम और अधिक करते हैं। जब आप देखोगे रेडियो को खोलकर, तो उसमें जो लगा होता है उसमें प्लेट होता है, जिसको आप घुमाते हो तो प्लेट ही घूमता है और उसके क्षेत्रफल कम या अधिक होते हैं, या उसका जो बना होता है प्लेट, उस पर निर्भर करता है उसकी धारिता। तो जब धारिता कम या अधिक होता है
तो उसी धारिता के कम या अधिक होने से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी कम या अधिक होता है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल मिल जाता है तुरंत वो जनरेट करने लगता है। उस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें साफ ध्वनि सुनाई देता है। इसी के बदौलत, इन्हीं सब के चलते जो है किसी भी ध्वनि को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। आप मेमोरी कार्ड वगैरह में जो स्टोर करते हैं, उसके भी स्टोर करने का तरीका क्या होता है कि एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, तरंग की एनर्जी उसको हम स्टोर कर लेते हैं, और वह तरंग तब जब कहीं हम लगाते हैं सुनने के लिए तो ठीक वही गाना उसी आवाज में सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां से उसी गाना में जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो कैपेसिटर का काम एनर्जी का स्टोर करना है। जब जरूरत पड़ेगा तो उसको क्या करेंगे, हम देंगे, डिस्चार्ज करेंगे। इसी तरह उसमें भी बनाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं। तमाम आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते हैं लोग, वो लोग जानते हैं कि गेट क्या होता है, गेट कितने आपको गेट भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। गेट के विषय में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन जो कंप्यूटरीकृत भाषा में पढ़ते हैं लोग उसको समझते हैं। उसका एक लैंग्वेज होता है, वो सारा का सारा यानी सारा का सारा कंप्यूटर का खेल जो आप जानते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो जानते हो, वो इन्हीं बात पर निर्भर करता है। ठीक है, कि हम कैपेसिटर को कम अधिक करते हैं, प्रेरकत्व को समांतर सीरीज में डीसी करंट देते हैं, तो किस तरह जो है मैग्नेटिक उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है, और फिर उसको जो है माइक स्पीकर के माध्यम से उसे हम ध्वनि में चेंज कर देते हैं। तो इस तमाम प्रक्रिया जो है इन्हीं सब पर आधारित होता है। इनसे ही हम लोग स्टोर करते हैं, सुनते हैं या भेजते हैं, जो भी सारा काम करते हैं इन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो अब इनसे संबंधित हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये तो हमने बता दिया, तो न्यूमेरिकल के लिए ठीक है, जरा इन तीनों से संबंधित न्यूमेरिकल जब तीनों सीरीज में जुटे हों तो इसके लिए न्यूमेरिकल जरा देख लिया जाए। लिखिए, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। प्रश्न लिखिए, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 10 ओम है एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 10 ओम है तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है। प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम और प्रेरकत्व दिया गया है 0.1 हेनरी। ठीक है, 0.1 हेनरी 150 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। 150 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे है, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये 10 ओम है, इसका 0.1 हेनरी है और इसका 150 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको सीरीज में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस परिपथ के आर पार लिखिए, इस परिपथ के आर पार प्रयुक्त वोल्टता 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है। इसके आर पार जो प्रयुक्त वोल्टता है वो 220 वोल्ट है और जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो निम्न ज्ञात कीजिए। पहला है परिपथ में धारा।
परिपथ में धारा ज्ञात करना है। परिपथ में धारा। दूसरा शक्ति गुणांक कास फाई ज्ञात करना है। शक्ति गुणांक कास फाई ज्ञात करना है। तीसरा कुंडली के आर पार वोल्टता। कुंडली के आर पार वोल्टता। आर पार वोल्टता ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर XL तो XL आप जानते हैं कि ओमेगा L होता है। ओमेगा होता है 2 पाई F इंटू L, 2 गुणे 3.14 और फाई का मान F का मान है कितना 50 हर्ट्ज, L का मान है 0.1 हेनरी, गुणा करके XL का मान निकाल लेंगे। जल्दी से निकालिए पहले XL। ठीक है, इसी तरह XC निकालेंगे तो XC बराबर आएगा 1 अपान ओमेगा C। तो 1 अपान ओमेगा C, ओमेगा का मान है 2 पाई F और F का मान है 50 हर्ट्ज, 2 पाई F और C इसमें मान रख दें तो 1 अपान 2 गुणे पाई का मान 3.14, F का मान 50 हर्ट्ज, C का मान है 150 माइक्रोफैरेड। तो 150 गुणे 10⁻⁻6 फैरेड। तो ये XC, इन दोनों का मान निकालिए। जरा जल्दी से गुणा भाग करिए, जोड़ घटाना। XL और XC का मान निकालिए। XL निकालेंगे तो ये 31.42 आएगा और XC निकालेंगे तो ये आएगा संभवतः 21.22। ये दोनों यही आएगा। जल्दी से लिखिए। अच्छा, जब आपने निकाल लिया XL और XC तो आपको क्या पता चला कि XL बड़ा है और XC छोटा है, इसलिए आपको निकालना होगा यहाँ पर XL माइनस XC। क्या निकालना होगा? XL माइनस XC। तो चलिए XL माइनस XC निकालेंगे तो 31.42 माइनस और ये है 21.22। ठीक है, तो अब इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना जाएगा? 2 में से 2 जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 यानी 10.2 यानी ये XL माइनस XC बराबर इतना आ गया। ठीक है, और R बराबर तो पता ही है कितना है। R बराबर है 10 ओम। R तो 10 ओम दिया ही है। ठीक है, तो Z बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Z। और Z बराबर क्या होता है? तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर रख दें, ये 10 का स्क्वायर प्लस और ये 10.2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके Z का मान जल्दी से कैलकुलेशन करिए और इसका मान निकालिए। जल्दी से निकालिए। ये संभवतः 14.28 आएगा। करिए जल्दी से। Z का मान आ गया। ठीक है, अच्छा जब Z भी आ गया और V तो दिया है 220 वोल्ट, तो I बराबर हो जाएगा V अपान Z यानी 220 बटा ये 14.28। तो I इतना एम्पियर। अब इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए कितना आया। I 15 समथिंग करीब में आएगा। आप देख लीजिए, वैसे दिया है कितने 15.4 के करीब में आएगा। ठीक है, इतना एम्पियर। अच्छा देखिए, I पता हो गया, धारा तो पता हो गया। अब कास फाई ज्ञात करना है। तो कास फाई बराबर आपको पता है R बाई Z होता है और tan फाई बराबर
tan फाई अभी निकाला था क्या, tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R, ठीक है। लेकिन cos फाई R अपान Z, तो R अपान Z, तो यहाँ पर R का मान पता है कि 10 ओम, Z का मान पता है कि Z की वैल्यू कितना है 14.2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 14.2 है। तो ये cos फाई हो गया, शक्ति गुणांक आ गया, ठीक है। और ये cos फाई की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो लगभग 0.7 के करीब में आएगा cos फाई शक्ति गुणांक। आई भी पता हो गया, cos फाई भी पता हो गया, कुंडली के आर पार वोल्टता पूछा गया है। तो कुंडली के आर पार वोल्टता जो आप ज्ञात करेंगे, तो ये वोल्टता आप जानते हैं कि V हो गया। अब देखिए कुंडली के आर पार वोल्टता ज्ञात करना है, तो कुंडली के आर पार वोल्टता कैसे ज्ञात करेंगे, तो जरा ध्यान समझिए। ये पूरा जो है एक कुंडली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक अलग कुंडली होगा, और ये जो है कैपेसिटर एक अलग होगा। तो एक बार आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसमें R और L के लिए VRL ज्ञात करना होगा, और एक बार VC ज्ञात करना होगा। इन्हीं दोनों को हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो VRL निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो RL चाहिए, यानी हमें XC और X यानी R और L, तो L के लिए XL, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम Z जो लिखेंगे ZRL निकालेंगे, तो ZRL निकालने के लिए अंडर रूट R का स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, तो XL का स्क्वायर, और XL आप निकाल चुके हैं, कितना आया है 31.4। तो यहाँ पर R है 10 का स्क्वायर और ये 31.42 का स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो ये ZRL आएगा ZRL, तो ZRL आप निकालिए पहले। तो ZRL निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ZRL, ये पूरा इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो 32.97 के करीब आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ZRL, ठीक है। अब जब ZRL निकल गया तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें VRL ज्ञात करना है। तो VRL ज्ञात करने के लिए I इंटू ZRL यानी प्रतिरोध। तो I का मान तो आप निकाल ही चुके हैं, कितना है 15.4 और 15.41 है, ठीक है। तो 15.41 का गुणा 15.41 का गुणा इसमें 32.97 में करेंगे। 32.97 में जब ये गुणा करेंगे तो जो ये VRL आएगा ये लगभग आएगा, आप गुणा करिएगा तो 507 समथिंग आएगा। तो एक तो ये हो गया। अभी VC ज्ञात करना बाकी है। क्या ज्ञात करना बाकी है? VC। तो चलिए जब VC ज्ञात करेंगे, क्या VC, तो VC कैसे निकालेंगे? तो VC के लिए आपको XC की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? XC और I। तो I तो पता ही है, करंट तो आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि VC निकालने के लिए यहाँ VC निकाल लेते हैं। XC 21 कुछ है, देखिए यहाँ XC निकल चुका है, तो हम VC निकालते हैं। VC तो VC के लिए क्या लिखेंगे? I इंटू XC। तो I का मान है कितना? 21.22 और क्या है XC। I का मान है 15.4 है, तो 15.4 एक का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो लगभग कितना आएगा? तो देखेंगे 15 कम 15, 15 दूना के 30, 1 36, ये तो 3 साढ़े 300 के करीब आएगा। तो ये लगभग मिलेगा 327 वोल्ट। कितना आएगा? 327 वोल्ट। ये 327 वोल्ट आएगा लगभग, ठीक है। तो ये VC है, तो ये VC आ गया और ये VRL आ गया। तो सॉल्व कर लीजिए दोनों को।
ये 507 दशमलव समथिंग आएगा, 327 दशमलव समथिंग आएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। देखिए 20 ओम का एक प्रतिरोध 0.2 हेनरी का एक प्रेरकत्व। प्रश्न लिखिए 20 ओम का एक प्रतिरोध, 20 ओम का एक प्रतिरोध 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी का एक प्रेरकत्व तथा 100 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। 20 ओम का एक प्रतिरोध, 20 ओम का एक प्रतिरोध 0.2 हेनरी और एक संधारित्र, ठीक है, 100 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। 10 वोल्ट, 210 वोल्ट, 210 वोल्ट सॉरी 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती सप्लाई वोल्टता 210 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एक सप्लाई वोल्टता से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टता से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहला प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। पहला है प्रतिबाधा, ठीक है। दूसरा है धारा ज्ञात कीजिए, धारा। तीसरा है प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के पार्श्व में वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध, ठीक, प्रेरकत्व तथा धारिता के पार्श्व में वोल्टता पात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दोनों के सिरों के बीच का वोल्टता अलग अलग ज्ञात करना है, प्रतिरोध के और प्रेरकत्व के और धारिता के। क्लियर है। इसके साथ साथ वाट तथा VI में शक्ति ज्ञात कीजिए। वाट तथा VI में शक्ति ज्ञात करना है, ठीक है, शक्ति ज्ञात करना है, शक्ति VI। यानी आप जानते हैं कि पावर बराबर VI होता है। शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तथा पश्चात कोण, इसके अतिरिक्त जो है कोण भी ज्ञात करना है, tan फाई, ठीक है। तो फाई बराबर tan इनवर्स के रूप में ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखेंगे कि ये दिया गया है, जो प्रतिरोध दिया गया है ये 20 ओम का दिया गया है, प्रेरकत्व है 0.2 हेनरी है, ठीक है। और जो ये है ये 100 माइक्रोफैरेड है और इसको 50 हर्ट्ज के साथ 210 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। कितना दी जाती है? 210 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। चलिए सबसे पहली बात हम क्या ज्ञात करेंगे, तो XC, तो XC के लिए 1/ओमेगा C, तो ओमेगा के लिए 2πfc, तो ये 1/2 इंटू 3.14 गुणे 50 हर्ट्ज गुणे C है 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 गुणे 10⁻⁻6। तो ये XC निकालेंगे, जल्दी से XC निकालिए। और इसी तरह XL निकालेंगे तो ओमेगा L 2πf इंटू L,
2 गुणे 3.14 गुणे 50 हर्ज गुणे एल। एल का मान कितना हेनरी है? 0.2 हेनरी। गुणा करके जल्दी से इसको निकालिए। ठीक है, अब ये चेक करना है कि एक्स सी अधिक है कि एक्स एल अधिक है। जल्दी से निकालिए एक्स सी और एक्स एल। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। ठीक है, एक्स सी और एक्स एल। एक्स सी निकला, एक्स सी आया 31.83, यही आएगा। देखिए जल्दी से निकाल कर। और एक्स एल निकालेंगे तो ये आएगा 62.84। एक्स एल जो आएगा 62.84। हो गया। अब जब एक्सएल आ गया, ठीक है, और एक्स सी आ गया, तो अब इसमें बड़ा कौन है? एक्सएल या एक्स सी? तो ये एक्स सी कौन बड़ा है? एक्सएल। चूंकि एक्सएल बड़ा है इसलिए एक्स जो होगा वो तो एक्सएल माइनस एक्स सी होगा। अब यहाँ से एक्सएल 62.84 माइनस 31.83। अब ये आएगा कितना? तो 4 में से 3 जाएगा, 1, ये 0 और ये हो जाएगा 1, 31.01। तो ये तो x का मान आ गया। जब x आ गया तो हम z निकालेंगे। क्या निकालेंगे? z। तो चलिए पहले z निकाल लेते हैं। तो z कितना आएगा? तो z हो जाएगा √r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर या xl माइनस xc का स्क्वायर। अब ये r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर, r कितना ओम दिया है? 20 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, तो ये कितना है? 31.01 का स्क्वायर। और जल्दी से करिए और z का मान निकालिए। इसका वर्क करके जोड़िए और z का मान निकालिए जल्दी से। इसका मान संभवतः आएगा 36.9 के करीब में। जब z आ गया, ठीक है, और v पता है क्या है? 210 वोल्ट है, तो I जो निकालेंगे v अपान z से। ठीक है, तो v है 210, z है कितना? 36.9, भाग दे दीजिए। तो ये I का मान जो करंट आएगा निकालिए जल्दी से। तो ये आएगा 5.69 के करीब, 5.69 एम्पियर। तो I तो पता हो गया। जब I पता हो गया तो प्रतिरोध के बीच वोल्टता पात जो है, धारा भी पता हो गया, प्रतिबाधा पता हो गया, Z यही प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा। ठीक है, और ये धारा, दो तो निकल चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता के पार्श्व में वोल्टता पात। तो प्रतिरोध में वोल्टता पात जो होगा, प्रतिरोध के साथ वोल्टता पात, वोल्टता पात जो होगा वो तो I इंटू R होगा। I का मान निकल गया है 5.69 और R का मान 20, ये निकालेंगे। प्रेरकत्व के साथ जो होगा, प्रेरकत्व में वोल्टता पात, वोल्टता पात, तो ये हो जाएगा I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल। ठीक है, तो XL I का मान है 5.69 और XL आप निकाल चुके हैं। XL का मान है कितना? 62.84, ये निकाल लीजिए। और फिर धारिता में वोल्टता पात आप निकालेंगे। तो वोल्टता पात I इंटू XC, I का मान है 5.69 और XC का मान है 31.83, गुणा करके निकालिए। जल्दी से इन सभी को निकालिए।
हो गया। अब शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक कास फाई बराबर R/Z। R का मान पता है 20 ओम और Z का मान निकल चुका है 36.92, तो 36.9 लिख दें, 36.9। तो इसको सॉल्व करिए तो ये लगभग आएगा कास फाई का मान 0.54 आएगा कास फाई। शक्ति गुणांक आ गया है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व कर लीजिए आराम से, एक बार और देख लीजिएगा इसे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए सब लोगों को, और पीछे जितना बताए हैं उसे भी देख लीजिएगा। तो आज हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा में एक एक करके बता दिया। अब इसमें आगे कुछ और न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर आपका इसी में ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के विषय में बताएंगे। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कब किस स्थिति में कार्य करता है, क्यों ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर युक्ति है क्या चीज, तो इन सभी चीजों के विषय में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जितने भी आपके करीबी दोस्त यार हैं उन सबसे कहिए कि वे लोग जो है क्लास करें, ठीक है, क्योंकि इंतजार न करें। अब हमें अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले का तरीका और अब कोरोना वायरस के आ जाने की वजह से जो है हम लोग पूरा समाज का जो जीवन जीने का तरीका था वो पूरा का पूरा बदल चुका है, पूरा का पूरा बदल चुका है। अब पहले की स्थिति की तरह हम लोग नहीं जी सकते हैं, ना ही आप, ना ही मैं, ना कोई और। हम पहले सभी से हाथ मिलाते थे, अब नहीं मिला सकते हैं। दूरी से पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जो पहले हम लोगों का चरित्र था, यहाँ का कल्चर था, प्रणाम करना हाथ जोड़कर। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब आप हाथ जोड़ते हैं, जब 10 उंगलियां एक साथ जुड़ती हैं, 10 ज्ञान इंद्रियां एक साथ जुड़ती हैं, तो उस समय शरीर के खून का संचार कुछ अलग ही होता है। इसीलिए जो हमारे पुरखों ने बनाया है ये बहुत सोच समझ कर बनाया था, लेकिन इसका आने वाले जो समय बढ़ता गया, इसमें जो है इसका लोग कम कर दिए इस्तेमाल। प्रणाम करना केवल किसी तरह जो है आप भगत करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इसी में रह गए, हाथ मिलाना, ठीक है। तो ये सब चीजें अब दूर करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, यानी भीड़ भाड़ एरिया से बचना होगा। एक दूसरे के घर का आवागमन जो होता था उसे बदल देना पड़ेगा कि एक दूसरे के घर में न जाएंगे न आएंगे, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 मीटर की 2 गज की दूरी पर ही हम खड़ा रहेंगे, किसी से भी कोई सामान डायरेक्ट आदान प्रदान नहीं करेंगे, हाथों हाथ नहीं करेंगे। तमाम चीजें बदल चुका होगा। जैसे ही चाहे वैक्सीन आए या न आए, वैक्सीन आ जाएगा तो भी तो डर रहेगा, ऐसा थोड़े है कि डर नहीं रहेगा। तो हम लोगों को बहुत सोच समझ कर, अब पढ़ाई का तरीका देखिए, ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू में होता था, लोग नहीं, हम लोग खुद ही नहीं उस पर विचार करते थे, और हम अब देखिए कि हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। और पहले लोग मोबाइल लेते थे, मना किया जाता था कि मोबाइल एंड्रॉइड न लीजिए, और अब कहा जा रहा है कि एंड्रॉइड मोबाइल लीजिए। देखिए समाज बदलता चला जा रहा है, और इसके चलते हम लोगों को बदलना पड़ेगा ही, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही हम मोटिवेशन की क्लास आप सबके लिए लेने वाले हैं, जिससे आप मोटिवेट कीजिए। आपके अंतर्गत एनर्जी का संचार, हमने एनर्जी ऐसा हम भर दें आपके अंतर्गत, ताकि आप पढ़िए और जोश के साथ पढ़िए, यही हम उम्मीद रखेंगे। तो कल मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।